लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, बेसिक बातें हमने कवर की थी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छा 5 स्टेप्स तो रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हाँ, लेकिन ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कंडीशंस क्या है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फॉर IFRS 15, ठीक है, उसमें ये पढ़ा था कि इट शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल। फिर हमने ये पढ़ा था कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जनाब एक होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करने का राइट, होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का अगर राइट सर आइदर पार्टी के पास मौजूद है विदाउट पेनल्टी, तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अप्रूव्ड, चांसेस ऑफ अप्रूवल वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जनाब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज़ की मेंशन्ड होनी चाहिए, और जहाँ तक कंसिडरेशन की बात है तो उसमें टाइमिंग भी लिखी होनी चाहिए, अमाउंट भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर ये एक चीज़ भी मिसिंग है, अमाउंट लिखी है, ये नहीं लिखा है कि कब देना है, या ये लिखा है कि देना कब है लेकिन देना क्या है ये नहीं लिखा हुआ, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस हो। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब सर ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें दो नॉन मॉनिटरी एसेट एक्सचेंज हो रहे हैं आइडेंटिकल नेचर के, और उससे खरीदने और बेचने वाले के ना कैश फ्लोस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना कैश फ्लोस की अमाउंट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना टाइमिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, ना रिस्क पे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा है तो फिर हम इसको वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। फिर हमने पढ़ा जनाब जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करें रेवेन्यू के लिए कस्टमर के साथ, तो कस्टमर से पैसा मिलने के चांसेस 50% से ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा। अभी रुक जाओ एकरा, मैं इसको आखिर में दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं जनाब एडवांस हाँ जी, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा एक बात बताएं, आपको एक कस्टमर ने पैसा दे दिया, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया, पैसा आपको दे दिया, आपने भी गुड्स डिलीवर करने, ठीक है जी, क्या डिलीवर करने, गुड्स डिलीवर करने। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, पैसा आपको मिल गया और पैसा नॉन रिफंडेबल है। पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल। रेवेन्यू बुक कर लूँ, याद रखना रेवेन्यू बुक करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज देने का, किसी से पैसा पकड़ के रेवेन्यू नहीं बनता, ठीक है जी। ये कोई कॉलेज का हिसाब किताब नहीं कि नॉन रिफंडेबल है तो रेवेन्यू में डाल, ऐसा नहीं है भाई। जब भी आप किसी बंदे को गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे और आपने उसके पैसे ले लिए एडवांस में, तो ये हमेशा क्या होगी, अनअर्न्ड होगी, भले वो किस नेचर का हो। अब बताओ अगर मैंने थोड़े से गुड्स बेचे तो थोड़ा सा रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, ऐसा। थोड़े और गुड्स बेचे तो अच्छा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने किसी से पैसे तो पकड़ लिए और फिर हमने जब चेक किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सही नहीं बना हुआ। अब गुड्स भी दे रहे हैं हम, पैसा भी आ गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्रॉपर्ली नहीं लिखे हुए, अमाउंट लिखी हुई है, टाइमिंग नहीं लिखी हुई है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसे केस में क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और डीलिंग्स चल रही हैं, तो क्या करेंगे। अब वो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। When a contract does not meet the criteria for recognition, but the entity still receives money or consideration from the customer, the entity should not recognize this immediately at its revenue. Instead, the revenue is recognized when one of the following happens. One of the followings में क्या है जी, the entity has no remaining obligation to deliver goods, ठीक है जी, and has received all or almost all the payments from the customers and the payment is non refundable। पहले इसको समझते हैं आराम आराम से। देखो मुझे एक चीज़ ये बताओ, 1 जनवरी को मैंने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 जनवरी 2023 को कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपको 200 यूनिट्स बेचूंगा, ठीक है जी, और आप जो है ना वो मुझे पैसे एडवांस में दे दें, ठीक है जी। कस्टमर ने क्या किया, 1 फ़रवरी को पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए, 2000 रुपये, डन, ये पैसे दे दिए मुझे।
पहली फेब। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सही मीट नहीं हो रही है। हमने कहा यार इसमें तो हमने अमाउंट लिख दी है, टाइमिंग नहीं लिखी, कुछ चीज़ें मिसिंग है इसके अंदर। मैंने कस्टमर को कहा यार इसको कॉन्ट्रैक्ट को सही कर लेते हैं। उसने कहा वो बाद में सही करेंगे, पैसे ले लिए ना, मेरी गुड्स दे दो ज़रा जल्दी से। अब मैंने क्या किया, गौर से सुनिएगा दोस्त, मैंने 1 मार्च को उसको 500 रुपये की गुड्स बेची जिसकी कॉस्ट थी 350 रुपये। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन सेल परचेज शुरू हो गई है, तो क्या मैं रेवेन्यू बुक कर लूं? हैं, रेवेन्यू बुक कर लूं? पैसे सारे मिल चुके हैं, सारे मिल चुके हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। क्यों? थोड़ा सा काम कर दिया है। अब देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है द एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस अमाउंट एज रेवेन्यू अनटिल के एक कंडीशन पूरी हो जाए। वो क्या है? द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स। नहीं सर नहीं, एंटिटी हैज द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, अभी थोड़ी पूरे दिए हमने। तो स्टैंडर्ड कहता है रुके रहो, क्या करो? रुके रहो, अभी रेवेन्यू बुक नहीं करो। तो सर फिर जो अमाउंट रिसीव हो रही है, जो गुड्स दे रहे हैं, उसकी एंट्री क्या पास करें? बताओ, 1 फेब को हमने क्या एंट्री पास की होगी? 1 जनवरी को क्या एंट्री पास की होगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1 जनवरी को तो हमने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या करें फिर? 1 फेब को पैसे आ गए, पैसे आ गए, हम कह रहे हैं पैसे दे चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट तो सही कर लो। कस्टमर ने कहा बाद में करेंगे। अब बताओ कैश डेबिट कितने से? 2000, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अनअर्न्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कितने से? 2000। मैंने कहा यार भाई अल्लाह के वास्ते कॉन्ट्रैक्ट सही कर ले। उसने कहा बाद में करेंगे। इतने में क्या हुआ? ये 1 जनवरी को हमने एंट्री डाल दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 1 फेब को। ठीक है जी। फिर 1 मार्च को हमने क्या किया? गुड्स भेजी। गुड्स कितने की है? 350 की, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी है? 500। 2000 में से हमने 500 की गुड्स भेज दी। स्टैंडर्ड कहता है रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। क्या करूं बताओ? मैं तो गुड्स दे दी है, एंट्री तो पास करूंगा कुछ ना कुछ। हम एंट्री पास करेंगे। राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट, कौन सा? राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट कितने से? 350 से। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 350 रुपए से। पक्का? राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट ऐसे ही नहीं, अब सेल परचेज शुरू हो चुकी है। इतने में हमने क्या किया? एक और कंसाइनमेंट भेजा। कब? 1 अप्रैल को। कितने की जी? 600 रुपए की गुड्स, ये इनकी फेयर वैल्यू है, और इसकी कॉस्ट है जी 400। क्या करें? सेल बुक कर ले? नहीं सर, वापस क्या करेंगे हम? 1 अप्रैल को बोर्ड पे देखिएगा, RORA डेबिट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट, एक राइट ऑफ यूज एसेट आपने देखा था। ठीक है जी। कितना? इधर देख ले, इधर देख ले भाई, इधर देख ले, चल रहा है ना तेरे दिमाग में। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? बोर्ड पे देखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा इंसान का बच्चा बन, इधर हमारे साथ बैठ और डीलिंग कर ले। उसने का टाइम नहीं है। गौर से सुनना, मैंने क्या किया? 1 मई को मजीद 900 रुपये की गुड्स भेज दी, जिसकी कॉस्ट है से 600। अब क्या करूं? 1 अप्रैल के बाद क्या आ गया? 1 मई। फिर मैंने क्या एंट्री पास की? राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट कितने से? बोर्ड पे देखिएगा, 600 रुपये से। और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 600 रुपये से। मैंने कहा यार भाई अल्लाह के वास्ते कुछ बैठ जा, कॉन्ट्रैक्ट सीधा कर ले। उससे कहा सर मेरा काम हो गया, मुझे आपने गुड्स भेज दिए, कितने की? 500, 600 और 900 रुपये की। मेरी तरफ से आप भाड़ा में जाए, कॉन्ट्रैक्ट तेल लेने गया। ये आपका टेंशन है, मेरा टेंशन? मुझे गुड्स मिल गई, मैंने आपको पैसे पहले ही। आप पढ़ो इस लाइन को, द एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स। ठीक है जी। एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑल और मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स। कंपनी के पैसे भी आ चुके हैं, कंपनी ने सारी गुड्स भी डिलीवर कर दी हैं। अब भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी। अच्छा, ये अमाउंट भी क्या है? तो स्टैंडर्ड कहता है अब जब सब कुछ हो चुका है तो इस रेवेन्यू बेचारे को भी बुक कर लो। तो अब हम क्या करें? अब मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा किस चीज़ की? सर मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितने से? 2000 रुपये से। और सेल्स क्रेडिट कितने से? लेकिन एक एंट्री और पास करूंगा, वो क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट कितने से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से सर 350 प्लस 400 प्लस कितने और ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है। ये किस तारीख को एंट्री पास हुई है? 1 जून, जुलाई, जून ना, सॉरी 1 मई को, सॉरी। ऐसा है मेरे बच्चों। राइट ऑफ रिटर्न एसेट क्या है ये दोबारा एक्सप्लेन करें, मैं असल में चर्च पी के पढ़ा हुआ था। अच्छा देखो, राइट ऑफ रिटर्न एसेट एक राइट है कि जो मैंने एसेट आपको दिया है, चूंकि मैं उसके अगेंस्ट सेल्स बुक नहीं कर रहा, इन्वेंट्री में डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है जी, तो मैं इसको एक एसेट ट्रीट कर रहा हूँ कि यार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ आगे तो जाके मैं अपनी इन्वेंट्री क्या कर सकूंगा, वापस ले सकूंगा, ठीक है जी। तो ये इन्वेंट्री मेरी है लेकिन मैं दे रहा हूँ सामने वाले को, तो मैं क्या बुक कर रहा हूँ साथ में? राइट ऑफ रिटर्न का नेचर क्या? राइट ऑफ रिटर्न का नेचर बेटा एसेट का है, हराम को नीचे कह रहे हम्बल नेचर का है, ठीक है ना। राइट ऑफ रिटर्न एसेट क्या है जी? एक एसेट है, ठीक है जी, कि मैं अपनी इन्वेंट्री वापस लेने का राइट रखता हूं, ठीक है जी। एक छोटा सा केस और देखते हैं, थ्योरी एक साथ पढ़ लेते हैं। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, 1 जनवरी को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं एक बंदे के साथ, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं कर पाते हम, ठीक है, गौर से सुनना। 1 फेब को बंदा मुझे 500 रुपये देता है एडवांस, क्या देता है? 500 रुपये एडवांस देता है, गौर सुनना, और ये एक नॉन रिफंडेबल एडवांस है, ऐसे ही। और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको अगले कुछ महीनों में गुड्स डिलीवर करूंगा 500 रुपये की, ठीक है। अच्छा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बना हुआ, ठीक है। इसी असना में मैं इसको कुछ गुड्स बेचता हूँ 1 मार्च को, मैं इसको गुड्स बेचता हूँ 300 रुपये की, ठीक है जी, जिसकी कॉस्ट है 150 रुपये, या जिसकी कॉस्ट है से 170 रुपये। अब बताओ मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं? 1 फेब को क्या एंट्री पास करूं? कैश डेबिट कितने से? 500 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, पक्का। फिर मेरे बच्चों 1 मार्च को राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट कितने से? 170 रुपये से, वेरी गुड, कॉस्ट से डेबिट हो गई है। और मेरे बच्चों इन्वेंट्री सही कर रहा हूं मैं, सेल में बुक नहीं कर रहा, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक कर रहा हूं, राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक कर रहा हूं, ठीक है जी, एज इफ कि मैंने इन्वेंट्री किसी को दी हुई है और वापस ले लूंगा अपनी इन्वेंट्री। इतने में क्या हुआ, 1 मार्च के बाद सामने वाला कस्टमर गायब। मैंने कहा कहाँ भाग गया पैसे देके, ठीक है जी। अच्छा हमने टाइम लिमिट रखा था कि भाई आपने जो है ना वो 1 मार्च के बाद से 1 महीने बाद रिमेनिंग गुड्स जो है वो उठानी है, नहीं उठाओगे तो पैसे फॉरफिट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, और कोई पेनल्टी भी नहीं है, और जो पैसे वो नॉन रिफंडेबल है। तो इस पॉइंट पे आके ना जब वो बंदा नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब अपने आप से आप, अच्छा अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सही नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं किया हमने बैठ के, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में पैसे ले लिए थे, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर दी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट। अब बताओ क्या करूँ मैं? जब टर्मिनेट हो गया और पैसा नॉन रिफंडेबल है तो आप क्या करेंगे? मैं एंट्री पास करूँगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितने से? 500 और सेल्स क्रेडिट कितने से? 500। ये मैंने एंट्री पास की होगी 1 अप्रैल को, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। और क्या करूँ सर मैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? और राइट ऑफ रिटर्न एसेट क्रेडिट कितने से? लेकिन सर ये तो गलत बात है ना, रेवेन्यू तो इतना सारा बुक हो गया और कॉस्ट सिर्फ इतनी सी बुक हुई। अब आओ मैं आपको लाइन पढ़ा रहा हूं। ये कह रहे जनाब जो पैसे मिल गए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डालना है और आपने उसको रेवेन्यू कब बनाना है? या तो आप सारी गुड्स डिलीवर कर दें, ठीक है जी, क्या करें? सारी गुड्स डिलीवर कर दें, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, पैसे आपको मिल चुके हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट ना भी हो तो आप क्या करें? रेवेन्यू बुक कर लें।
दूसरे में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड एंड द मनी ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज, इसका मतलब है सर उन तमाम केसेस के अंदर जिसमें आपने पैसे पहले पकड़ लिए और बाद में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, चाहे ये केस हो चाहे कोई भी केस हो, आप बाकी के अमाउंट को क्या करेंगे, रेवेन्यू में डाल देंगे, ऐसा है। अच्छा, जब तक रेवेन्यू में नहीं डालते पैसे को कहाँ रखेंगे, वो कहता है अनटिल आइदर ऑफ दीज इवेंट द एंटिटी शुड रिकॉर्ड द अमाउंट रिसीव्ड एज अ लायबिलिटी। ठीक है जी, द लायबिलिटी रिमेन्स इन द बुक अनटिल द कंडीशंस फॉर रेवेन्यू आर फुलफिल्ड, यानी ऊपर वाले दो काम हो जाए तो आप रेवेन्यू क्या करेगा, कर दीजिएगा। ये तीसरा पॉइंट मैं पढ़वा रहा हूं, जब तक क्या ये आप कॉपी कर लो, फिर एक साथ पढ़ाता हूं, ठीक है, कर लिया ना कॉपी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, और ये सवाल मुझे ज़रा खुद करके दो ताकि मैं रीड करूं उसको बेटा। ये कह रहे जनाब, ऑन 15 जनवरी 2021 हुसैन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू डिलीवर 200 यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कॉल्ड कैरिएज। ठीक है जी, द कस्टमर पेड इन एडवांस ऑफ 1 लाख रुपए अगेंस्ट दिस डिलीवरी। यूनिट कितने हैं, 200, यानी एक यूनिट कितने का पड़ गया, कितना फिर आगे 500 रुपए, तो सेलिंग प्राइस हो गया 500। ठीक है, 200 यूनिट देने 1 लाख रुपए की सेल है, पक्का। अच्छा, फिर एज पार्ट ऑफ द इनिशियल एग्रीमेंट हुसैन लिमिटेड कमिटेड डिलीवरिंग 120 यूनिट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। 120 यूनिट हमने उसी दिन दे दिए जिस दिन, यानी 15 जनवरी को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फिर हाउएवर ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन ड्राफ्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स एंड राइट्स रिलेटेड टू द डिलीवरी वर नॉट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड। तो इसका मतलब है हमारा एग्रीमेंट की डेफिनेशन सही नहीं थी। दिस इशू लेड टू अ रिविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 जनवरी। ठीक है जी, वेयर द एम्बिग्विटीज वर एड्रेस्ड। हाँ, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 31 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट को सही कर दिया। अब जब सही कर दिया तो फिर आप जो पुरानी सेल बुक करनी थी वो आज ही बुक कर लो, ऐसा। फिर उसने कहा जनाब इसके बाद हमने रिमेनिंग 80 यूनिट्स कस्टमर को भेजे 28 फेब को और ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अब इसका मतलब है आधी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन करेक्ट होने से पहले और एक पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन करेक्ट होने के बाद है। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने किया क्या। सबसे पहले हमने 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 15 जनवरी को हमने गुड्स भी डिलीवर किए ना। तो क्या किया होगा हमने सर, हमने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट, कितने से, पहले तो 1 लाख रुपए आपने सीधे हाथ से रिसीव किया, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से 1 लाख। फिर इसके बाद फिर आपने इसी 15 जनवरी के दिन गुड्स डिलीवर कर दी, कितनी, तो मैंने एंट्री पास की RORA डेबिट कितने से, ये कैसे पता चला, 300 रुपये का एक यूनिट है 120, ऐसा। और ऐसा ही है। फिर 15 जनवरी के बाद मेरे प्यारे बच्चों 31 जनवरी का दिन आया। इस दिन हमने बजाय मजीद गुड्स देने का हमने कहा पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट सही कर लेते हैं यार, ऐसा।
अजलान बात कर लेते हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है जी। अब बताएं जी क्या करूं सर मैं। अब आप एक काम करें, रेवेन्यू बुक कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितने से? सर मैंने 120 यूनिट सप्लाई किए और एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 500। कितने हो गई? 60,000। और रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट कितने से? 60,000 से, ऐसा। और एट द सेम टाइम हमने क्या किया होगा सर? हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 30। और यही है। अब बताएं सर, हमारे पास 31, फिर 28 फेब को हमने मजीद गुड्स बेची। अब 28 फेब की गुड्स का हम क्या करें? 40,000। और सेल्स और ये डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा कितना? 80 यूनिट्स ना, 24,000। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। 3 सिनेरियोज आपके पास हैं, 3 सिनेरियोज। आपको पैसा मिला किसमें? एडवांस में, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड। तो 3 सूरतें रेवेन्यू बुक करने की। नंबर 1, पहली सूरत क्या है जी? ऑल मनी रिसीव्ड, ऑल परफॉर्मेंस डन, ठीक है जी, प्लस अमाउंट नॉन रिफंडेबल, डन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मामला क्या है जी? सर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड, नॉन रिफंडेबल है। जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसको आप क्या करें? सेल्स में ले जाएं। फिर तीसरा केस क्या है? सर फिर हम कह रहे हैं जी कंडीशंस सब्सीक्वेंटली मेट। तो क्या करें फिर हम क्या करें जनाब? ऑल प्रीवियस परफॉर्मेंस इज टेकन टू सेल्स, ऐसा। अब आपने मुझे ना केस से कनेक्ट करके देना है, कौन सा केस है, ठीक है। 3 केस हमने नीचे देखे ना। वो कह रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन द एंटिटी बट द एंटिटी रिसीव्स द मनी और कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, द एंटिटी शुड नॉट इमीडिएटली रिकग्नाइज रेवेन्यू। इन्हीं कंपनी को क्या करना चाहिए? कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। इंस्टेड रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड ओनली when one of the following happens, ठीक है जी। अब ये एक एक करके हम देखते हैं happens क्या। Number 1, the entity has no remaining obligations to deliver goods and services and has received all or most of the payments which is non-refundable। ये मुझे बताओ कौन सा वाला केस है? ये हमारे पास ये वाला केस है पहला, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला केस है। ऐसा कि हमने गुड्स डिलीवर कर दी, पैसे भी मिल गए, हमने कहा आप किस चीज़ का इंतजार है। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो होना नहीं है, तो रेवेन्यू बुक कर लें। फिर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड मनी ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज़ नॉन रिफंडेबल। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा केस? सर सेकंड केस। सेकंड क्यों?
क्योंकि उस बंदे ने कहा यार जब आपके पास पैसा आ गया, ठीक है जी, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया टर्मिनेट, ख़त्म, और आपने पैसे वापस नहीं करने, तो फिर किस इवेंट का इंतजार कर रहे हो रेवेन्यू के बुक करने का? बुक कर लो। अच्छा, इन दो केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पे सही नहीं हुई, थ्रू आउट खराब रही। एक में टर्मिनेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, एक के अंदर कंप्लीट हो गया, ऐसा। अब तीसरा पढ़ो। अब उसने आपको कहा जनाब जब तक कि काम नहीं होता लायबिलिटी बुक करके रखे। हमने कहा कब तक? Until either of these event occurs, the entity should recognize the amount received as liability. उसने कहा ऊपर वाले दो इवेंट जब तक नहीं हो, इस लायबिलिटी को रेवेन्यू में नहीं लेके जाना है, लायबिलिटी रहने देना। The liability remains in the books until the conditions of revenue recognition are fulfilled. जब कंडीशन मीट हो जाए तो फिर क्या करना? फिर आप रेवेन्यू में ले जाना। If criteria eventually met, ये हमारा तीसरा केस है कि अब कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया मीट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, शुरू से क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया दरमियान में कहीं आके मीट हो गया, तो हम क्या करेंगे? द लायबिलिटी इज रिमूव्ड एंड रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड। अब आपने जिस हद तक काम कर लिया है उस हद तक की लायबिलिटी हटा दें और उसको कहाँ ले जाएं? रेवेन्यू में ले जाएं। द लायबिलिटी अमाउंट, ये किसकी बात कर रहा है? टोटल लायबिलिटी की। इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। इसका मतलब है नेवर एवर रीवैल्यू लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को कभी भी रीवैल्यू नहीं करना। लायबिलिटी हमेशा बराबर होगी किसके? अमाउंट रिसीव्ड के। ये नहीं कहना कि सब्सिक्वेंटली गुड्स की वैल्यू बढ़ गई है तो हम लायबिलिटी को बढ़ा दें, नहीं, ये लायबिलिटी कभी भी रीमेजर नहीं होगी। अब बताओ सर, 3 केसेस हैं जिसमें हम एडवांस को रेवेन्यू में ले जाते हैं। कब? कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया तो ले जाओ रेवेन्यू में, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो ले जाओ रेवेन्यू में, कॉन्ट्रैक्ट सही हो गया तो भी ले जाओ रेवेन्यू। और इस लायबिलिटी को कभी भी गुड्स की फेयर वैल्यू को देखते हुए कि उनकी वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी को रीमेजर नहीं करेंगे। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? ये कॉपी कर लो। कर लिया? खजराबाजी समझ आ गया आपको? चलो जी आगे बढ़ो जी। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं। अब आपने पढ़ा एडवांस की ट्रीटमेंट ना, अब आपको मैं दे रहा हूं आईकैप का किताब का एक सवाल। कोई सर पैर नहीं, बस सवाल आ गया। सर पढ़ो जी और ख़ुद इसको सॉल्व करो। शाबाश, मैं रीड करूं इसको। ये करिए जी। मिस्टर उवैस अग्रीड ऑन 1 मार्च 2007 to sell 5 cutting machines to Axiom Enterprises. Due to some deficiencies in drafting the agreement, each party's rights cannot be identified. On 31 March, Uwais delivered goods and these were accepted by Axiom. तो क्या एंट्री पास की होगी हमने इस तारीख को? राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर आफ्टर 10 days of deliveries, April 10, 2007, Axiom Limited made full payment and the payment is non-refundable. पैसा भी आ गया, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अच्छा, इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो भी गया। वैसे अब बताओ, अगर तुम्हें 10 अप्रैल को ये यहाँ लिखा होता है कि 10 अप्रैल से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस मीट कर ली हैं, तो फिर हम रिसीवेबल बुक कर लेते कि हमने गुड्स बेची है तो उसका रिसीवेबल बुक कर लेते हम और सेल बुक कर लेते। लेकिन इसने कहा 10 तारीख को पैसे मिल गए, तो अब भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, गुड्स भी डिलीवर हो गई, पैसे भी आ गए, तो अब मजीद कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, और पेमेंट है भी नॉन रिफंडेबल। तो क्या करें हम सर? उवैस शुड रिकग्नाइज रेवेन्यू ऑन 10 अप्रैल। ठीक है जी। When payment was received in full and became non-refundable, the revenue is recognized once all obligations have been satisfied and the payment is confirmed as non-refundable, aligning with the principles of IFRS 15। पक्का? देख लिया? अब आप यकीन करें, अब आप ये खुद किताब उठा के पढ़ेंगे ना, आप ये 3 केसेस निकाल नहीं पाओगे उसमें से।
समझ आ जाएगा आपको थोड़ा बहुत कि हो क्या रहा है और आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन एग्जाम में सवाल आएगा और आपको यही याद नहीं आ रहा होगा कि ये किस एरिया से आया। ठीक है जी, जी मेरा बच्चा। किस अप्रैल को? देखो अच्छा इसमें कुछ अमाउंट अज्यूम करके हम डाल दें। अज्यूम करते हैं कि जी सेल्स प्राइस एक यूनिट की है 10,000 और कॉस्ट एक यूनिट की है से 6,000। ठीक है, देखो आपने पहली मार्च को क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है। 31 मार्च को हमने क्या किया, गुड्स डिलीवर कर दिए। तो मैं यहाँ एंट्री पास कर रहा हूँ। एंट्री पास किया आपने RORA डेबिट कितने से 5 इंटू कितना, और इन्वेंट्री हमारे पास से चली गई कितने। अच्छा पैसा नहीं आया अभी। पैसा कब आया? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जब पैसा आया ना तो मैंने कहा यार मेरे पास से कैश आगे कितने का, और कॉन्ट्रैक्ट आप डायरेक्ट रेवेन्यू बुक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जामिनर को बताएं कि जब हमने ये एंट्री पास की फिर हमने देखा भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डेफिनेशन मीट नहीं हो रहे, फिर हमें याद आया कि काम ही खत्म हो चुका है तो मट्टी पाओ। क्या करें जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितने से 50,000 और रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से। सेल्स किस तारीख को बुक कर दें? हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का जी। आगे बढ़े हम दोस्त। डायरेक्ट रेवेन्यू बुक करना गलत होता? बिल्कुल भी नहीं होता भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए 200 में ट्रांजैक्शन को तोड़ रहा हूँ ताकि पहले हम ये एक्नॉलेज करें कि भाई पैसे आ गए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं था तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल। अगले ही लम्हे हमें ख्याल आया कि यार काम तो पूरा हो चुका है तो हमने क्या किया, रेवेन्यू में भी डाल दिया। तो आप डायरेक्ट रेवेन्यू में डाल सकते, कोई इशू वाली बात नहीं, पक्का जी। आगे बढ़े हम, अपने पास हेडिंग डालेंगे। अब बेटा एक बहस आ रही है, एक पंचायत आ रही है, और ये पंचायत ना हमारी पूरे 40-45 मिनट चलेगी। तो इस पंचायत को जितने अच्छे तरीके से जहन में डालोगे ना उतने अच्छे। अच्छा अभी एक चीज़ और मैं बता दूं, FAR 2 में वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कौन सा होता है? सबसे बुरा अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन IFRS 15 का। उसका रीज़न क्या है? एक तो इतना फैला हुआ स्टैंडर्ड, ऊपर से छोटे छोटे रूल्स याद रखना, ऊपर से एग्जामिनर क्या करेगा, दो चीज़ें मिला के सवाल बना देगा, दो चीज़ें मिला के सवाल बना। इससे पहले हमने कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए थे? हैं कॉन्ट्रैक्ट की 5 वो पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस पढ़ी थी ना। अभी हम एक लय में चल रहे ना। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस, फिर हम आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे जी वेरिएबल कंसिडरेशन, वो दोनों को मिला के सवाल पूछ लेगा। तो थोड़ा सा इस पर आपने ध्यान देना है। देखो बाकी जगहों से हमें मार्क्स मिल जाएंगे, कंसोलिडेशन में हम नंबर निकाल लेंगे इंशाल्लाह, वो इतना मसला नहीं होता। लीज में अगर चीज़ें पूरी होती हैं लोगों के नंबर निकल आते हैं। डेफर टैक्स और ये तो मैं नानी याद दिला देगा, लेकिन फिर भी हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे हम। ऐसा है, अपने पास हेडिंग डालें डिस्टिंक्ट गुड्स। क्या हेडिंग डालेंगे? डिस्टिंक्ट गुड्स। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट गुड्स हम IFRS 15 का सबसे मेन कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं। ये शाम में तो क्लास लेने में एक सुकून होता है? बड़ा लंबा अरसा हो गया ना। मैं पहले क्लास फाइनल की क्लास शुरू करता था 6:15 बजे और ख़त्म होती थी 10:30 बजे। हैं हाँ, मतलब आपके पास 4-5 महीने और 1.5 साल का कोर्स है तो ऐसे ही ख़त्म होगा। हफ्ते में 4 क्लासें 4-4 घंटे की, ठीक है ना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, दुनिया का सबसे जलालत वाला काम पता है क्या है? ये चीज़ें बनाना, ये डब्बे बनाना। इसको क्या कहते हैं? ये कह रहा था माइंड मैप प्लांट UML है,
ये मैं तुम्हें नाम बता दिया, प्लांट यूएमएल, ऐसा। अच्छा गौर से सुनना, गौर सुनना। देखिए स्टैंडर्ड कहता है जनाब, जब आप रेवेन्यू बुक करने जाएं ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड हैं, ठीक है जी, उसमें से कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, अलग अलग। क्यों? हर डिस्टिंक्ट गुड का रेवेन्यू आपको अलग से बुक करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा आगे जाके। मैंने आपको क्या कहा कि हर डिस्टिंक्ट गुड का रेवेन्यू आपको अलग से बुक करना है, ठीक है जी। तो गुड्स डिस्टिंक्ट कैसे होते हैं, कब होते हैं? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दुकान पे गया, एक कंप्यूटर बेचने वाले की दुकान पे। मैंने कहा यार मुझे एक हार्ड ड्राइव चाहिए। क्या चाहिए? हार्ड ड्राइव चाहिए। उसने मुझे हार्ड ड्राइव दी, ये लो। उसने अगला सवाल पूछा, सर इसको कहाँ लगाएंगे? मैंने कहा यार लैपटॉप में ही लगाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरा कहने का मकसद ये, वो लैपटॉप कहाँ है, वो है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास वो लैपटॉप घर में मौजूद है, मेरे पास लैपटॉप घर में मौजूद है। गुड्स आर ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर। कौन सी गुड्स? जिसके साथ ना 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 डिस्टिंग विस्टिंग तेल लेने गया, हमने क्या लिया? एक हार्ड ड्राइव। और वो कह रहे कि चाचा कहाँ जाके लगाओगे? मैंने कहा मैं लैपटॉप में लगाऊंगा। लैपटॉप कहाँ पड़ा है? मेरे घर में पड़ा है। अभी डिस्टिंग तो अभी बाद में हम देखेंगे ना। केस 2, मैंने उससे हार्ड ड्राइव ली और उसने कहा चाचा कहाँ लगाएंगे? मैंने कहा भाई लैपटॉप में लगाएंगे। लैपटॉप कहाँ है? मैंने कहा यार वो मैं अभी बराबर वाली मार्केट से जाके ख़रीद लूँगा। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है। उसने मुझे हार्ड ड्राइव दी। उसने कहा चाचा कहाँ लगाएंगे? मैंने कहा जी लैपटॉप। मैंने कहा लैपटॉप कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास है भी नहीं। और सामने वाले बंदे ने कहा मार्केट में भी नहीं है, मेरे पास से ही मिलेगा। कौन कह रही है? जिससे हम हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है दूसरी गुड्स भी कहाँ हैं? सप्लायर के पास मौजूद है। ऐसा है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब, अगर आप कोई गुड खरीदो और वो आपको अपनी तौर पे को फ़ायदा दे दे, तो हम कहेंगे डिस्टिंक्ट है। जैसे मैंने एक बेड खरीदा, एक सोफ़ा खरीदा तैयार, उसको घर पे लाया, रख दिया, मुझे उसको और किसी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे क्या दे सकता है? इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। ऐसा तो हम कहेंगे जनाब गुड्स डिस्टिंक्ट होते हैं जब वो अकेले बेनिफिट दे सकते हैं, और गुड्स डिस्टिंक्ट जब भी होते हैं जब वो किसी दूसरे गुड्स के साथ बेनिफिट दे सकते हैं, और वो जो साथ वाले गुड्स हैं वो या तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हो, या मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, या इसी सप्लायर से अवेलेबल हो, और ये सप्लायर उनको अलग-अलग बेचता हो। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी हार्ड ड्राइव और बाकी का कंप्यूटर अलग अलग गुड्स हैं या एक ही गुड है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग क्यों है? क्योंकि सर हार्ड ड्राइव अलग बिकती है, बाकी की मशीन मेरे पास या तो घर पे पड़ी हुई है, लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या बाकी की मशीन मार्केट से कहीं और से मिल जाएगी, या बाकी की मशीन भी इसी बंदे से मिलेगी जिससे मैं हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ। मैं चाहे हार्ड ड्राइव लेके चला जाऊँ घर पे, मशीन ना लूँ मेरी मर्जी, चाहे अकेले मशीन लूँ हार्ड ड्राइव ना लूँ मेरी मर्जी। तो इसका मतलब ये कि सर अगर गुड्स अलग अलग बिकती हैं तो ये क्या होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। गौर से सुनना, क्या मैंने किसी जगह कहा कि गुड्स अकेले बेनिफिट दे तो वो डिस्टिंक्ट होगी? नहीं, मैंने आपको कहा गुड्स अकेले बेनिफिट दे तो भी डिस्टिंक्ट है, किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला के बेनिफिट दे और वो चीज़ और ये गुड, ये दोनों क्या हो? अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हो या इसी सप्लायर से अवेलेबल हो, तो हम कहेंगे हमारी गुड्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। हमारी गुड्स क्या हैं? अब बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सर मैं एक गाड़ी का इंजन खरीदने गया, तो जिससे इंजन खरीद रहे थे उसने कहा भाई इसको लगाएंगे कहाँ? मैंने कहा गाड़ी में लगाऊंगा। उसने कहा गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा घर पे खड़ी है। क्या ये इंजन डिस्टिंक्ट है? यस सर। उसने कहा कहाँ लगाओगे? मैंने कहा गाड़ी में लगाऊंगा, गाड़ी अभी मार्केट से खरीदूंगा इसके लिए। अब भी ये इंजन क्या है? डिस्टिंक्ट है। क्यों? इंजन अलग मिल रहा है, गाड़ी आप अलग ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब है गुड्स अगर अलग अलग परचेज हो सकती है तो वो क्या है? अगर मैं ये डेफिनेशन पढ़ा दूँ ना, गुड्स अलग अलग परचेज होती हैं, डिस्टिंक्ट है, तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स दिमाग में नहीं फिट होंगी। अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ के वो कहे कि जी इंजन भी मेरे पास है, गाड़ी भी मेरे पास है। मैंने कहा खाली इंजन खरीद सकता हूँ? उसने कहा हाँ ले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा खाली गाड़ी खरीद सकता हूँ बगैर इंजन के? उसने कहा हाँ ले जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मुझसे गाड़ी ले लें, मुझसे इंजन ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें, दोनों ले लें, दोनों ना लें, आपकी मर्जी। मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ जनाब? डिस्टिंक्ट गुड्स परचेज कर रहा हूँ। मतलब गाड़ी भी डिस्टिंक्ट है और इंजन भी क्या है? डिस्टिंक्ट है। ये बात समझ आती है? अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, बंदे ने मुझे 10,000 रुपये दिए, 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 10,000 रु
इंजन बेचा और कहा गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, मिलेगी मेरे पास से ही लेकिन वो कल दूंगा तुम्हें, तो बताओ क्या वो आज इस पर्टिकुलर इंजन का रेवेन्यू बुक कर सकता है जबकि उसने मुझे अभी गाड़ी नहीं दी? हाँ सर, गाड़ी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों? गाड़ी अलग बिक सकती है, मिल सकती है, मिल जाएगी आपको, भले इसी से मिलती हो, लेकिन क्या ये बंदा गाड़ी अलग अलग बेचता है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल सुनना। मैं एक कंप्यूटर लेने गया एप्पल का, और जो सुनना, और उसने मुझे कहा कि एप्पल का लैपटॉप हम नहीं बेचते बगैर मैकिन्टॉश के। मैकिन्टॉश समझते हो ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है। उसने कहा हम इसके बगैर नहीं बेचते। मैंने कहा मुझे सिर्फ मैकिन्टॉश है। उसने कहा नहीं है, जाओ उसके साथ आपको हार्ड ड्राइव ज़रूर खरीदनी पड़ेगी, ये हार्डवेयर ज़रूर खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा अलग अलग नहीं बिकते हैं? उसने कहा नहीं, ये दोनों साथ ही बिकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों साथ ही बिकते हैं, दुनिया में कोई अलहदा नहीं बेचता इनको। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये दो गुड नहीं है बल्कि ये एक गुड है। तो हमें फिर रेवेन्यू क्या करना पड़ेगा? दोनों का मिला के देखना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अब गौर से सुनना। स्टैंडर्ड कहते हैं पहले ये डिटरमिन कर लो ये गुड्स डिस्टिंक्ट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे गुड डिस्टिंक्ट है या नहीं है? बस चेक करो, अकेले मार्केट से मिल सकता है नहीं। मुझे बताओ, ये स्टैंड और कैमरा नजर आ रहा है, ये दो गुड्स हैं एक गुड है? ये दो गुड्स है। क्यों सर? स्टैंड अलग मार्केट से मिल सकता है और कैमरा भी अलग मार्केट से मिल सकता है। मुझे बताओ, ये मोबाइल और इसके अंदर मौजूद सिम, दो गुड्स हैं एक गुड है? दो गुड्स हैं सर। सिम अलग से भी मिल जाती है, मोबाइल अलग से भी मिल जाता है। भले सिम और मोबाइल दोनों एक ही दुकान से मुझे खरीदने पड़ते हो, लेकिन अलग अलग अवेलेबल हैं। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड कहता है ये डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन का एक हिस्सा है। गौर से सुनना, अब डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा भी है, और वो है सबसे खतरनाक। स्टैंडर्ड ये कहता है कि गुड शुड बी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है ये देख लो, और ये अगर समझ आ गया ना तो फिर पूरा IFRS 15 आपको मेहनत करना पड़ेगी। स्टैंडर्ड कहता है जनाब गुड्स इंडिविजुअली भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अच्छा, अब सुनना जरा दोस्त अच्छे तरीके से एक चीज़। मैं एक हार्डवेयर बेचने वाले होते हैं ना, हमारी बुरी कम्युनिटी जो है, वो जो पाकिस्तान में बुरी कम्युनिटी है, दे आर एक्सेलेंट इन हार्डवेयर सप्लाईज। ठीक है जी। अब मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी काका एक लोटा चाहिए। उन्होंने कहा ये लो लोटा। मैंने कहा काका एक वॉश बेसन भी चाहिए। उन्होंने कहा ये लो वॉश बेसन। मैंने कहा काका एक कमोड भी चाहिए। उन्होंने कहा ये लो कमोड। मैंने कहा काका एक मुस्लिम शावर भी चाहिए। उसने कहा ये लो मुस्लिम शावर। मैंने कहा काका पाइप्स भी चाहिए कुछ। उन्होंने कहा बेटा ये लो पाइप्स वगैरह सारे। बेटा करोगे क्या इसका? मैंने कहा वॉशरूम बनाऊंगा ना, और क्या करूंगा। उसने कहा तो बेटा इतनी पंचायत क्यों पाल रहे हो, मैं तुम्हें वॉशरूम बना के दे देता हूँ। ये सारी गुड्स मुझसे अलग अलग ले रहे हो, तुम क्या करो वॉशरूम बनवा लो। उसने कहा ठीक है काका कितने पैसे लोगे। मैंने कहा 5 लाख रुपए, वॉशरूम बना के दे देता हूँ तुम्हें, ये लोटे मोटे सारे मैं लगा के आपको फर्स्ट क्लास करके दे दूंगा। अब बताओ क्या ये गुड्स डिस्टिंक्ट है? हाँ ना, अलग अलग बिक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन एंटिटी ने आपसे कमिट किया कि ये गुड्स बेच के देने का, या इन गुड्स में एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन करके एक ज्वाइंट आउटपुट प्रोड्यूस करने का, और वो आपको देने का वादा किया है। तो ज्वाइंट आउटपुट देने का वादा किया है, तो सर ये दो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन चुका है कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इनको मिला के एक जॉइंट प्रोडक्ट बना के आपको दूंगा, इंटीग्रेट करके आपको दूंगा। तो अब मैं कहूंगा जनाब दो ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब ये क्या है? एक गुड है। अब बताओ सर, मैं एक कंपनी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं जी इंजन चाहिए, वो कहता है ये लो जी। मैं कहता हूं जी दरवाजे चाहिए, वो कहता है ये लो जी। मैं कहता हूं जी गियर बॉक्स चाहिए, उसने कहा ये लो जी। मैंने कहा जी स्टीयरिंग चाहिए, उसने कहा ये लो जी। सर वो सीटें चाहिए, उसने कहा ये लो जी। उसने कहा करोगे क्या? मैंने कहा गाड़ी बनाऊंगा। उसने कहा तो बेवकूफ़ आदमी, गाड़ी तो मैं बना के दे रहे थे हम। अब बताओ अगर वो गाड़ी बना के दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक सिग्निफिकेंट क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन सर्विस दे रहा है और एक आउटपुट बना के दे रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, ये एक डिस्टिंक्ट गुड है या ये बहुत सारी डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? इंडिविजुअली देखें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एक डिस्टिंक्ट गुड्स है। ऐसा ये बात समझ आ रही है? अगर कंपनी एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस दे रही है तो हम
सारी गुड्स को क्या ट्रीट करेंगे, वन सिंगल आउटपुट। वादा किस चीज़ का था, ये सारी गुड्स देने का या एक गाड़ी देने का? वादा किस चीज़ का था, ये लोटे वोटे देने का था या एक वॉशरूम? तो इसका मतलब है ये सारी की सारी मिला के इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन मिला के क्या है, एक है। और हम इसको अब एक गुड ट्रीट करें या अलग अलग? अच्छा, वेरी गुड सर। एक छोटी सी एग्जांपल और फिर मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगा। सर मैं गया एक दुकान पे, मैंने कहा जी मुझे एप्पल का मैकबुक चाहिए। उसने कहा ये लो जी मैकबुक। मैंने कहा यार इसमें मैकिन्टॉश भी चाहिए। उसने कहा सर आप ना भी बोले ना तो दोनों साथ ही देते हैं, हम अलग अलग नहीं बेचते। इसका मतलब है ये दोनों गुड्स दो अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं कि दो हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर ये ऐसे हैं कि एक दूसरे के बगैर चलते ही नहीं है। एक दूसरे के बगैर, आपके पास मैकिन्टॉश है, आप सर मार्केट से एप्पल का लैपटॉप नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैकिन्टॉश अलग से नहीं मिल सकता, ये दोनों क्या होंगे, साथ ही मिलेंगे। तो सर स्टैंडर्ड कहता है अगर दो गुड्स आपस में इतने क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं कि दोनों की मार्केट में इंडिविजुअल सेल्स पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या ट्रीट करेंगे, एक गुड ट्रीट करेंगे। इन दोनों को क्या ट्रीट करेंगे, एक गुड। अब सुनना तीसरा सर मैंने ना अभी एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिसका क्या नाम है, क्विक बुक्स। क्या नाम है, क्विक बुक्स। एक ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है या एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है? ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ का मतलब समझते हो, कोई भी खरीद सकता है। मैंने क्विक बुक्स वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे क्विक बुक्स चाहिए तो है, लेकिन मुझे इसको अपने हिसाब से ऐसे मॉडिफाई करवाना है कि मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाए। उसने कहा अच्छा आपको एक ऐसी मॉडिफिकेशन सर्विस भी चाहिए और क्विक बुक्स का लाइसेंस भी चाहिए? उसने कहा सर ये दो बातें कर रहे हैं आप, लाइसेंस भी ले रहे हैं और इसको मॉडिफाई करने का सर्विस भी ले रहे हैं ताकि ये आपके काम आ जाए। मैंने कहा जी। स्टैंडर्ड कहता है जनाब क्या मॉडिफिकेशन इतनी ख़तरनाक होगी कि इस सॉफ्टवेयर का नक्शा चेंज कर देगी? मैंने कहा जी हाँ ऐसा ही होगा, नक्शा चेंज हो जाएगा। सर मेरी ज़रूरियात ही अलग है, इस पर्टिकुलर लाइसेंस में जो सॉफ्टवेयर मौजूद है ना, इसको सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है फिर तुमने एक मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि एक है, इसमें बेस सॉफ्टवेयर और मॉडिफिकेशन सर्विस अलग अलग नहीं है। बेटा अगर मैं तुम्हें इतनी डिटेल से ना पढ़ाऊँ ना तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, ये मेरी मजबूरी है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको 3 केसेस बताए, कौन से? एक मैंने आपको बताया जिसमें कंपनी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस दे रही है, जैसे वॉशरूम वाली एग्जांपल दी मैंने आपको। एक एग्जांपल मैंने आपको किस चीज़ की दी कि ना गाड़ी वाली तो चलो उसके जैसी हो गई ना। एक मैंने एग्जांपल दी मैकिन्टॉश और एप्पल की, और तीसरी एग्जांपल मैंने किसकी दी कि एक सॉफ्टवेयर और उसके साथ एक मॉडिफिकेशन सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसने सॉफ्टवेयर का क्या करना है, नक्शा चेंज कर देना है। स्टैंडर्ड कह रहा है जनाब ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें मे बी वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और मॉडिफिकेशन सर्विस आपको अलग अलग लग रहे हो, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो सर सेम है, फिर एक ही परफॉर्मेंस रेट होगी। अब सुनो, वो कहता है जनाब डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्टनेस इन कॉन्ट्रैक्ट नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इफ एंटिटी प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस। इसकी एग्जांपल क्या थी, वॉशरूम। फिर उसने कहा गुड्स एंड सर्विसेज आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट। ये क्या है सर हमारे पास, मैकबुक प्लस मैकिन्टॉश जो ठीक है जी। फिर जी वन गुड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइज द अदर इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है जी मेरे पास, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन। ऐसा इसका मतलब है भाई गुड्स आम तौर पे अलग अलग जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन इन 3 केसेस के अंदर गुड्स अगर इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट भी होंगे तो हम उनको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट कंसिडर। अब बताओ मैं एक डीलर हूं, मैं मिसाल के तौर पर गाड़ियां बेचता हूं, तो मैं जिस बंदे को गाड़ी बेच रहा हूं उसको मैं इंजन बेच रहा हूं, दरवाजे बेच रहा हूं, स्टीयरिंग बेच रहा हूं या गाड़ी बेच रहा हूं, तो पूरी गाड़ी का रेवेन्यू एक साथ बुक होगा। ठीक है जी। अगर मैं किसी कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, बेस सॉफ्टवेयर, और फिर उस पर सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन करके दे रहा हूं, तो ये 2 चीजें हैं, नजर तो 2 आ रही हैं लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक चीज है। सर अगर मैं मिसाल के तौर पर
एप्पल का मैकबुक भी बेच रहा हूँ, साथ में मैकेटॉश भी दे रहा हूँ, दोनों की इनवॉइसेस अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये दोनों इतने क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चलते हैं और नहीं बिकते भी हैं। तो सर ये दोनों क्या है? अपेरेंटली अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको सर अब कुछ क्वेश्चंस दूं तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? ऐसा कर सकते, ऐसा करके दे सकते हो? अब बताएं जी, जो गुड्स इंडिविजुअली बिक सकते हैं वो डिस्टिंक्ट है इंडिविजुअली, लेकिन आपने सर ये 3 सिनेरियो चेक करने होंगे, कहीं वो इसमें तो फॉल नहीं कर रहा। अगर इसके अंदर इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट गुड्स फॉल भी कर रहे हैं तो हम उनको इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसको कहेंगे कि जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है जी, फिर इनको सबको मिला के क्या ट्रीट करना है? एक ट्रीट करना है। ऐसा ये कॉपी करना है तो कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा जी, बेटा आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आपने बर्दाश्त करना। आप सिर्फ ये सोचो कि अप्रैल की 24-25 तारीख है, 26 को आता है, और आप एक बंदा मुबारकबाद थे यार, माशाल्लाह तीनों पास हो गए तेरे यार, हैं? तो यार किससे पढ़ा था तुमने? हैं? उस तक मुझे भी खुशी होगी, तुम्हें भी खुशी होगी। यहाँ देख लो, अच्छा बोर्ड पे देखना, देखो ये कह रहा है रेड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर एंड प्रोमिसेस टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर। उसने कहा एक्सप्लेन वेदर द गुड्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। यस, दे आर इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट, but whether the contracts and services are distinct in the context of the contract, no sir. तो should we treat them as a single output or should we treat them as multiple? ये हमारे पास मल्टीपल गुड्स नहीं है क्या है? अब बताओ, जब तक वॉशरूम कंप्लीट नहीं होगा हम कहेंगे कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं किए, ऐसा। अब इसका हम जवाब पढ़ते हैं सर। प्यारे बच्चों, हाँ जी, वो कह रहे जी ईच ऑफ द अबव इंडिविजुअल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड सर्विसेज भी, ठीक है जी, यानी लेबर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, सैनिटरी एंड आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। दिस इज बिकॉज कस्टमर इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ देम सेपरेटली। दिस कैन बी प्रोवाइडेड इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी ये हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, आराम से बाहर से मिल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये अकेले अकेले रिसीव हो सकते हैं, बाहर से मिल सकते हैं। अगर जी ईच गुड इज अ टाइप दैट इज सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर ऑन सेपरेट बेसिस। यही हमारे लिए बहुत है, ये जानना कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है। अब आगे का मैं पैरा नहीं पढ़ रहा। वो कह रहे ईच ऑफ द गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? दिस इज बिकॉज द promise is to transfer them not separately identifiable from one another. This is evidenced by the fact that a significant aspect of this contract is the promise to combine the goods, integrate the goods in such a way that it produces a bathroom. हमने कहा भाई हमने तो एक बाथरूम का कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने थोड़ी लोटे और ये मुस्लिम शावर और ये रस्सियाँ लगती हैं वॉशरूम में,
में भी होती हो गई। ठीक है जी, ये पाइप वाइप सारी चीज़ें ये हमने थोड़ी बेचने का वादा किया है, हमने क्या किया है, एक वॉशरूम बेचने का वादा किया है। ऐसा है, ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है लेकिन द कॉन्टेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। आए सर एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। ये है प्यारे बच्चों आपके किताब का सवाल, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल को बहुत तरीके और तमीज़ से देखना है और बहुत मतलब इसके अंदर दिमाग लगाना है, अनशन जवाब नहीं देना है। एन एंटिटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस हमने ट्रांसफर करना है, इंस्टॉलेशन सर्विस देनी है, अनस्पेसिफाइड अपडेट्स देनी। अनस्पेसिफाइड का मतलब नंबर नहीं पता, जब जब ज़रूरत पेश आएगी अपडेट देते रहेंगे, और टेक्निकल सपोर्ट देनी है अगले 2 सालों तक। तो टेक्निकली मैं 4 चीज़ें दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंस्टॉल भी करके दूंगा, उसके भी पैसे होंगे, अपडेट्स भी देंगे और टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ऐसा अपेरेंटली कितनी चीज़ें नज़र आ रही है, 4। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with companies या other customized software application used by the customers। उसने कहा मसला ये है कि इंस्टॉलेशन जब हम करना शुरू करेंगे ना, तो जो हमारा बेस सॉफ्टवेयर है ना, इसका नक्शा ही चेंज कर देंगे हम। अब बताओ इस इंस्टॉलेशन को और इस बेस सॉफ्टवेयर को एक ट्रीट करूं या 2 ट्रीट करूं? ये एक ट्रीट होगा। तो अब हमारे पास टेक्निकली बात 4 से रिड्यूस होगी, कितने पे आ गई है, 3 पे आ गई है। अब हमने ये देखना है कि बगैर इसके क्या नाम है अपना, ना 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 ये जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, क्या इसके बगैर सॉफ्टवेयर चल सकता है या नहीं? अगर वो कहे जी अपडेट के बगैर सॉफ्टवेयर फेल है, चल ही नहीं सकता, तो फिर हमारे पास फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये कह रहे द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली, हम बेचते भी हैं। ठीक है जी। द कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड बाय अदर एंटिटीज, वो मसला नहीं है भाई। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। इसका मतलब है हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 अपेरेंटली 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट गुड्स कितनी हैं, 3 है। ऐसा अब देखो नीचे क्या लिखा है, द सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। द एंटिटी आइडेंटिफाइज 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, या 3 डिस्टिंक्ट गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द फॉलोइंग आर एज अंडर कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन दैट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस, फिर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट। पक्का देख लोगे इसको? ये पार्ट भी समझ नहीं आया, वो वॉशरूम बनाने का कह रहा है ना, वो पार्ट बी में वो कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी अकेले अकेले देखा जाए तो सर ये वॉशरूम की सारी चीज़ें क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। अगर बंदा अकेले अकेले लेके जाए, लेकिन हमने तो वादा नहीं किया अकेले अकेले बेचने का, हमने क्या वादा किया है, एक साथ बना के भी वॉशरूम बना के देंगे। तो भाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं, क्योंकि हमने वादा क्या किया है। ऐसा नहीं बेटा मैं मेरी जिम्मे नहीं है, आप माफ़ी दे दें, बहुत हैवी हो गया है। खजरा बेटा आपको समझ आ गया जिससे सवाल पूछा था? अच्छा, छुट्टी लेने का नया तरीका, पीडीएफ अपडेट कर दें, हैं? अभी तो हमारे पास 10 मिनट ऊपर हुए, तुम लोगों की जान जा रही है यार। खजरा आपको समझ आ गया बेटा, हम आगे बढ़ जाएं। इंटीग्रेशन तो डिस्टिंक्ट यार उर्दू ज़ुबान में समझ लेते हैं बेटा। देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप 3-4 चीज़ें मिला के ख़रीदते हो ना, और कंपनी आपसे ये वादा करे कि मैं मिला के एक आउटपुट बेचूंगा आपको। अब एक बंदा आपको समोसा बेच रहा है, क्या बेच रहा है? आप कह रहे हो नहीं समोसा थोड़ी है, इसमें तो मैदा अलग है, आलू अलग है, मसाले अलग हैं, घी इसमें अलग है, तो क्या ये अलग है या उससे समोसा बेचने का वादा आपसे किया है? समोसा बेचने का तो ये एक डिस्टिंक्ट गुड है या मल्टीपल गुड्स हैं? एक डिस्टिंक्ट गुड्स हैं भाई। वॉशरूम की जगह आप समोसे में बात समझ आई। अच्छा भले हमारी एक दुकान ही है जिसमें मैदा भी अलग से बेचते हैं, मसाले भी बेचते हैं, आलू भी बेचते हैं, कीमा भी बेचते हैं, लेकिन इस कस्टमर को हम क्या बेच रहे हैं? समोसा बेच रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई वैसे तो अलग अलग ये गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट समोसा देने का, तो ये एक ही ट्रीट होगा। ऐसा है। चलो जी अब आगे बढ़े जी, एक सवाल और देखते हैं।
नहीं हो रहा क्या? एक ही सवाल है और कर लें, मैं ख़त्म करें फिर, या भी छुट्टी दे दूं आपको? वह लानती हूँ, चलो कल कर लेंगे इसको।